गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है सबको बेटा? स्क्रीन सबको क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। तो लास्ट हमने टॉपिक बेसिडियोमाइसिटीज के साथ स्टार्ट किया था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम। बेसिडियोमाइसिटीज सबसे एडवांस क्लास थी फंजाई की, एंड द कॉमन नेम इज क्लब फंजाई। कॉमनली इसको क्लब फंजाई बुलाते हैं ड्यू टू द क्लब शेप बेसिडियम। हैबिट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर पैरासिटिक इन नेचर। गुड आफ्टरनून बेटा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर पैरासिटिक इन नेचर, सम आर ऑफ सैप्रोफिटिक नेचर, एंड दे आर गुड डिकम्पोजर ऑफ वुड, क्योंकि सेलुलोज एंड लिग्निन को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। बॉडी हायर फंजाई है तो सेप्टेड बॉडी है, एंड द सेप्टम, टाइप ऑफ सेप्टम दोनों ही टाइप के मिल रहे थे, सिंपल एंड डोलीपोर दोनों ही मिलते हैं। माइसिलियम बॉडी में दो टाइप के थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड बहुत बढ़िया बेटा, आप सब ठीक है। प्राइमरी माइसिलियम शॉर्ट लिव्ड था, मोनोकैरोटिक था। सेकेंडरी माइसिलियम डाइकैरोटिक, लॉन्ग लिव्ड था, डोमिनेंट फेज था लाइफ साइकिल का। एंड देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा स्पोर्स, ओइडिया, कोनिडिया और पिकनिक स्पोर थे। कुछ स्पोर्स इसके स्पेशल थे जो आज हम पढ़ेंगे। पेरिनेशन के मेथड स्क्लेरोसिया एंड आइसोमोर्फा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने दो मेथड पढ़े, ऑल्दो डीजेनरेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी का कांसेप्ट हमने पढ़ा था। स्टेप्स हमने सबने देखे थे, एंड लास्ट में बेसिडियम बना था जिसमें एक्सोजेनस बेसिडियोस्पोर्स बने थे। और फिर हमने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई के लिए कंसेप्ट पढ़ा था, क्रैम्प करेक्शन का। सो क्लासिफिकेशन लास्ट में, क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट चेंज कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन में हमने जो होमो और हेट्रोबैसिडियम की टर्म पढ़ी थी, उनको थोड़ा सा चेंज करके आप क्या करेंगे, जो होमोबैसिडियम रहता है, दिस इज द केस ऑफ होमोबैसिडियम। होमोबैसिडियम, उस पॉइंट को कट कर देंगे आप, ये थोड़ा सा चेंज करना है आपको। होमोबैसिडियम का केस जो रहेगा उसमें बैसिडियम इज एसेप्टेड। बैसिडियम जो है दैट इज एसेप्टेड, एसेप्टेड बैसिडियम एज यू कैन सी। होमोबैसिडियम अगेरिकस वगैरह में था, अगेरिकस इसका एग्जांपल है, मशरूम के अंदर ये कंडीशन मिल रही है। और जो हेट्रोबैसिडियम रहता है, कल हमने जो डायग्राम पढ़ा था वो होमोबैसिडियम का था। हेट्रोबैसिडियम या हेट्रोबैसिडियोमाइसिटीज इसको कहा था हमने। उसमें आप देख रहे हैं बैसिडियम कैसा है, सेप्टम, देयर आर प्रेजेंट सेप्टम, एज यू कैन सी देयर आर प्रेजेंट सेप्टम, सेप्टम प्रेजेंट है। तो अगर आपका सेप्टेड बैसिडियम है, इफ द बैसिडिया इज सेप्टेड, दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोबैसिडियम, उसको हेट्रोबैसिडियम बोला जाता है। तो ये हल्का सा चेंज उसमें कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्लासिफिकेशन, ओरिजिनल क्लासिफिकेशन जो है वो टीलियोमाइसिटीज के नेम के साथ आता है। एंसवर्थ की जो क्लासिफिकेशन थी, खैर हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एंसवर्थ ने क्लासिफिकेशन दिया था कि बेसिडियोकार्प अगर एब्सेंट है, अगर बेसिडियोकार्प एब्सेंट है, जो कल हमने टर्म्स पढ़ी थी, उसके लिए टर्म यूज की जाती है टीलियोमाइसिटीज। ये ग्रुप था फंजाई का जिसमें बेसिडियोकार्प एब्सेंट रहता है, जैसे रस्ट वगैरह में था। एंड बाकी अगर बेसिडियोकार्प प्रेजेंट है तो हाइमेनोमाइसिटीज टर्म यूज की जाती है। ये पॉइंट खैर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हेट्रोबैसिडियम के एग्जांपल पक्सीनिया एंड रस्ट बेटा। पक्सीनिया, जो रस्ट और स्मट, आज आज हम जो केस पढ़ेंगे वो एग्जांपल इसी के हैं। सो ये डिफरेंस था क्लासिफिकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द अस्सीलेगो फंजाई। अस्सीलेगो के साथ करेंगे, छोटा सा टॉपिक है आज का भी, टॉपिक हमारा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सीलेगो है, पक्सीनिया है और अगेरिकस, तीनों एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बेटा। कोई डाउट? अब टाइप कर रहे हैं।
वो टर्म्स मैंने बेटा चेंज करवाई है ना, ये देखो वो टर्म्स ही मैंने चेंज करवाई हैं। एक बार ध्यान से समझो क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। कल हमने जो टर्म्स पढ़ी थी ना, जो हाइमेनो सॉरी होमोमाइसिटीज एंड हेटेरोमाइसिटीज, उन टर्म्स को मैंने चेंज करवाया है। होमोमाइसिटीज या आपकी होमोबैसिडियोमाइसिटीज, जिसको होमोबैसिडियम भी बोल दिया जाता है, कंडीशन ऑफ बैसिडियम के बेसिस पे था। ध्यान से सुनिए क्या था। होमोबैसिडियम के केस में या होमोबैसिडियोमाइसिटीज के केस में जो बैसिडियम रहता है दैट इज एसेप्टेट। अब देख रहे हैं कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, दिस स्ट्रक्चर इज बैसिडियम। ये स्ट्रक्चर क्या है? बैसिडियम, जिसके ऊपर बैसिडियोस्पोर बन रहे हैं। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर? बैसिडियोस्पोर्स। उसकी डेफिनेशन मैंने चेंज करवाई है, दीज आर बैसिडियोस्पोर्स। लेकिन अगर बैसिडियम सेप्टेट है देन इज द टर्म हेटेरोबैसिडियम, वहां चेंज करने के लिए कहा है बेटा आपको। तो एसेप्टेट कंडीशन होमोबैसिडियम के लिए आप एग्जांपल अगेरिकस ही लिखेंगे, क्योंकि वो कंडीशन इसके रिगार्डिंग थी। वहां वो पॉइंट ठीक था कि अगेरिकस के केस में बैसिडियो का प्रेजेंट होता है, उसके लिए टर्म टीलियोमाइसिटीज और हाइमेनोमाइसिटीज है। टीलियोमाइसिटीज मतलब बैसिडियो, ये मैं टर्म बैसिडियो कार्प एब्सेंट है, वो सेम ही रहेगा कि अगेरिकस में बैसिडियो कार्प एब्सेंट रहेगा, और जो रस्ट एंड स्मट हैं उनके केस में क्या रहता है? बैसिडियो कार्प। एक बार यहाँ टिक कर लिया करो बेटा, जहां डाउट वॉइस कट हो रही होती है वहां उसको टिक कर लिया करो। हाइमेनोमाइसिटीज में रस्ट एंड स्मट आते हैं जिनके अंदर बैसिडियो कार्प प्रेजेंट रहता है, नॉट रस्ट एंड स्मट, अगेरिकस जिनमें प्रेजेंट रहता है। तो ये टर्म्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये टर्म्स पे क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, इस टर्म पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इस टर्म के ऊपर। उसको आप चेंज कर लेंगे। होमोबैसिडियम का मतलब है कि जो बैसिडियम है दैट इज एसेप्टेट, और हेट्रोबैसिडियम का मतलब है दैट इज बैसिडियम इज सेप्टेट। बस इतना फर्क आपको ध्यान रखना है। एसेप्टेट बैसिडियम प्रेजेंट इन केस ऑफ अगेरिकस एंड सेप्टेट बैसिडियम प्रेजेंट इन केस ऑफ रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट इसका एग्जांपल रहेगा। ये चेंज करवाया है आज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करें विद द अस्टिलैगो स्मट फंजाई। स्टार्ट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ अस्टिलैगो, व्हाट इज स्मट? दिस इज द नेम ऑफ जीनस। ध्यान रखिएगा, अस्टिलैगो जीनस का नाम है। और स्मट फंजाई इसको क्यों बोलते हैं? व्हाट इज स्मट? स्मट का मतलब क्या रहता है? स्मट इज ए ब्लैक डस्टी, डस्ट लाइक, जैसे डस्ट होती है, ब्लैक डस्टी सूट लाइक। सूट बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल एक काले रंग का धुआं रहता है। सूट लाइक मास ऑफ स्पोर, मास ऑफ स्पोर्स which is formed on affected organ। ये पैरासिटिक फंजाई है। आपको ध्यान होगा हमने बैसिडियोमाइसिटीज के शुरू में कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि पैरासिटिक, ज्यादातर मेंबर पैरासिटिक रहते हैं। वहां पे हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, स्मट और रस्ट का। आज हम स्मट फंजाई की बात कर रहे हैं। यही क्वेश्चन बहुत बार आ जाता होता है कि स्मट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है अस्टिलैगो, रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है पक्सीनिया, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ साइकिल रहेगी। सो यहाँ जो स्मट का मतलब होता है, स्मट का मतलब होता है ब्लैक डस्टी सूट लाइक मास ऑफ स्पोर which is present on affected organ। look at this diagram। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको? इस डायग्राम में देखिए, आप देख रहे हैं इस तरफ, दिस इज द हेल्दी ईयर, ये हेल्दी फ्रूट है। एंड लुक एट दिस, इस पार्ट को देखिए, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल जैसे दीज आर स्पोर्स। यहाँ जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये स्पोर्स का पूरा एक मास रहता है, जिसकी वजह से इसको स्मट नाम दिया जाता है। डस्टी मास होता है, इस अपीयरेंस की वजह से इसको स्मट नाम दिया जाता है, ब्लैक डस्टी मास। क्लियर? तो ये वीट का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, वीट का डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है। राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, द फंजाई is a parasite on
several cereal crops. फंजाई जो है बहुत सी अलग अलग सीरियल क्रॉप्स को इन्फेक्ट करती है एंड इट इज नॉट ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसा कुछ केसेस में हमने पढ़ा था कि फंजाई ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है। इट इज नॉट ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। दिस फंजाई इज नॉट ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। द इन्फेक्टेड ऑर्गन, द इन्फेक्टेड टिश्यू, जैसा अभी हमने डायग्राम देखा था, the infected tissue completely destroyed. The infected tissue completely destroy, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी and converted into a mass of spore. एक पूरा का पूरा स्पोर्स का मास बन जाता है। जो अभी हमने डायग्राम देखा, लुक एट दिस डायग्राम, आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहां आप देख रहे हैं जो ग्रेन है वो बिल्कुल इन्फ्लोरेसेंस में हेल्दी है, लेकिन लुक एट दिस स्ट्रक्चर, जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है पूरी की पूरा का पूरा इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इट विल डैमेज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए। द पैरासाइट इज ओटोशियस इन नेचर। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है। पैरासाइट इज ओटोशियस इन नेचर। ओटोशियस नेचर का मतलब है इट मींस लाइफ साइकिल कंप्लीट इन वन होस्ट। जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है, दैट इज द ओटोशियस नेचर, उसको ओटोशियस नेचर बोला जाता है। क्लियर? तो यहां तक के पॉइंट क्या थे? स्मट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मट? स्मट जो है वो एक बिल्कुल सूट लाइक मास ऑफ स्पोर है, जिसकी वजह से इसको इनाम मिला है। एंड नेक्स्ट, दिस फंजाई इज पैरासिटिक ओवर सेवरल सीरियल क्रॉप्स। अब यहाँ पे टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोशियस। टर्म अलग होती है बेटा, मोनोशियस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, वो कंसेप्ट अलग होता है। मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी। जैसे ज्यादातर प्लांट्स के केस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोशियस। सूट इज अ ब्लैक मास। आपने धुआं देखा कभी गाड़ियों में से जो निकल रहा होता है, वो बिल्कुल काले रंग का जो धुआं होता है, सूट, तो बिल्कुल वैसा ही पाउडरी मास यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन के ऊपर बन जाता है। सूट लाइक, मैंने यहाँ कहा सूट लाइक अपीयरेंस आता है यहाँ पे। तो मोनोशियस टर्म नहीं है बेटा, मोनोशियस टर्म अलग रहती है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मट, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट इज लूज स्मट, जो पहला है दैट इज लूज स्मट। व्हाट इज द केस ऑफ लूज स्मट? यहां जो ये मास आपको दिख रहा है, लुक एट दिस, या इस डायग्राम को आप देखिए, दोनों ही डायग्राम में से आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं दिस इज द हेल्दी ईयर, दिस इज द हेल्दी फ्रूट, ये आपका जो है हेल्दी फ्रूट है। लेकिन यहां देखिए क्या रहता है, फ्रूट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, स्पोर डिस्पर्स होते रहेंगे, स्पोर्स डिस्पर्स होते होते लास्ट में बिल्कुल खाली हो जाएगा, एक स्टॉक रह जाएगी, सारे के सारे स्पोर्स डिस्पर्स हो गए। अब नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट? ये जो ब्लैक कलर मास रहता है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का मास रहता है, ये किस स्पोर की वजह से रहता है? क्लेमाइडोस्पोर। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर आपने सबने सुना है, क्लेमाइडोस्पोर हमने पढ़ा है, दीस आर थिक वॉल्ड स्पोर। कैसे स्पोर रहते हैं? ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन? पेरिनेशन का फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, दोज आर आल्सो नोन एज टिल्यूटोस्पोर भी बोल दिया जाता है, इनको टिलियोस्पोर्स भी बोल दिया जाता है। तो ये जो स्पोर्स हैं, इनकी वजह से ये अपीयरेंस आ रहा है। अब जो टाइप्स हैं उसको ध्यान से देखिए। स्मट के जो 2 टाइप हैं, स्मट का मीनिंग सबको क्लियर है? पहले तो ये कंफर्म करिए ग्रुप पे, स्मट का मतलब क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूं। स्मट का मतलब सबको क्लियर है ना कि स्मट क्या है? तो अब स्मट के टाइप्स में देखिए क्या है। पहले मैं इनको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। लुक एट दिस। आपने सबने ये देखा है, ये जो बाली होती है वीट के केस में आपने सबने देखी होगी, दिस इज द हेल्दी वन। अब
जो स्मट है ये दो टाइप का रहता है, ध्यान से देखो डायग्राम को, ये दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहां देख रहे हैं जब डिसीज हो जाता है तो जो ग्रेन रहता है वो ब्रस्ट कर जाता है, और ब्रस्टिंग के बाद जो स्पोर्स रहते हैं वहां से हवा में डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, ये डायग्राम क्या दिखाया हुआ है कि डिसीज के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे स्पोर डिस्पर्स होते रहते हैं, डिस्पर्स होते हैं, तो लास्ट में बिल्कुल स्टॉक रह गई है, कुछ भी नहीं बचा, सारे ग्रेन खत्म हो गए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये लूज स्मट है, इसको लूज स्मट बोला जाता है क्योंकि इस केस में जो क्लेमाइडोस्पोर रहते हैं उनके ऊपर बहुत पतली सी थिन मेम्ब्रेन रहती है जो फ्लावरिंग के टाइम पे ब्रस्ट हो जाती है और स्पोर सारे डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। दिस इज द केस ऑफ लूज स्मट। ये किसका केस है? लूज स्मट का केस है। क्लियर? ये वीट का केस दिखाया हुआ है, ऐसे यहाँ पे कॉर्न का केस दिखाया हुआ है, मेज के अंदर वो केस ये रहता है। लेकिन लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, दिस इज कवर्ड स्मट। ये जो केस है ये किसका केस है? इट इज द केस ऑफ कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट का केस है। इसके केस में क्या रहता है, जो मेम्ब्रेन कवरिंग रहती है ऊपर ग्रेन के वो ब्रस्ट नहीं होती। अब देख रहे हैं मेम्ब्रेन जो कवरिंग है वो ब्रस्ट नहीं होती। थ्रेशिंग के टाइम पे, थ्रेशिंग आप सब जानते हैं व्हाट इज थ्रेशिंग, जब हम ग्रेन सेलेक्ट करते हैं, जब हम ग्रेन सेलेक्ट करते हैं थ्रेशिंग के टाइम पे, तब तब क्या होता है कि जो ग्रेन की मेम्ब्रेन होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है और सारे स्पोर्स उस टाइम पे रिलीज होते हैं। तो दो टाइप के स्पोर मैंने आपको, दो टाइप के स्मट आपको मैंने बताए। फर्स्ट इज लूज स्मट। लूज स्मट के केस में क्या होता है, जो कवरिंग रहती है बहुत थिन रहती है, और जैसे ही फ्लावर ओपन होता है, मैच्योर होता है, वो कवरिंग ब्रेक कर जाती है और हवा से सारे के सारे स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कवर्ड स्मट, जो कवरिंग रहती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। दिस इज कवर्ड स्मट। तो राइट डाउन डेफिनेशन, व्हाट इज द लूज स्मट? फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा लूज स्मट के केस में? द क्लेमाइडोस्पोर, द क्लेमाइडोस्पोर, क्योंकि ये स्पोर्स एक्चुअली में क्लेमाइडोस्पोर्स ही होते हैं, थिकवर्ड स्पोर्स होते हैं, आर कवर्ड बाय ए वेरी थिन, बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन रहती है, ए वेरी थिन मेम्ब्रेन विच ब्रस्ट एट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के टाइम पे वो क्या कर जाएगी? ब्रस्ट कर जाएगी। क्लियर? एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, स्पोर्स को डिस्पर्स कर दिया जाता है। क्लियर? तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जांपल को लेके आएगा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लूज स्मट। तो अस्टिलेगो ट्रिटिकी, this is the name of species which is responsible for the smut of wheat, smut of wheat. अस्टिलेगो ट्रिटिकी is the example of loose smut। ये किसका एग्जांपल है? लूज स्मट का एग्जांपल है। ठीक है? एंड सिमिलरली व्हाट इज द कवर्ड स्मट, जो हमने दूसरा केस पढ़ा, द सेकंड केस कवर्ड स्मट। So what is the case of covered smut? Spore remain enclosed in membranous covering। स्पोर जो हैं वो मेम्ब्रेनस कवरिंग के अंदर ही एनक्लोज रहते हैं, इन मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ ग्रेन। इस केस में जो है वो मेम्ब्रेन की कवरिंग थिन नहीं होती है, वो फ्लावरिंग के टाइम पे जो जैसे ही फ्लावरिंग होती है एक्सपोज नहीं होती है। तो होगा क्या? दैट्स व्हाई इन दिस केस स्पोर्स आर नॉट एक्सपोज टू एयर, नॉट एक्सपोज टू एयर। जो स्पोर हैं वो एयर में एक्सपोज नहीं किए जाते। क्लियर? तो वो कब रिलीज होते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थ्रेशिंग। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग? जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थ्रेशिंग, द मेम्ब्रेन जो कवर कर रही है ब्रस्ट, उस टाइम पे मेम्ब्रेन क्या होती है? ब्रस्ट कर जाती है एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड। स्पोर्स आर रिलीज्ड। स्पोर्स को क्या कर दिया जाता है उस टाइम पे? रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? तो दो टाइप के स्मट है आपका, वन इज लूज स्मट एंड अदर इज कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट का जो एग्जांपल है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इन केस ऑफ कवर्ड स्मट, अस्टिलेगो, द नेम ऑफ जीनस अस्टिलेगो होडेई।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मट इन केस ऑफ बार्ली। बार्ली के केस में मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक नहीं बेटा, मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक, ये डिपेंड करेगा आपके सोर्स के ऊपर, कहां से स्पोर निकल रहा है। मैंने यहाँ जो टर्म दिया दैट इज ओटोशियस। हाँ वो ठीक है, आप, मैं समझ गया, डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक आप उसकी बात कर रहे हो, वो टर्म नहीं आप यूज करेंगे। हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे, मैं समझ गया आप जिसकी बात कर रहे हो, जो पैरा प्लाज्मोडियम के केस में आपने पढ़ा होगा, मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक होस्ट है, ठीक है, वो टर्म हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। जो मोनोशियस टर्म थी, मैं तो उसके लिए कह रहा था, मोनोशियस टर्म अलग रहती है, ठीक है बेटा। सो दिस इज द अस्टिलेगो होडेई। अस्टिलेगो होडेई इज द एग्जांपल ऑफ कवर्ड स्मट। किसका एग्जांपल है? कवर्ड स्मट का एग्जांपल है। और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लूज स्मट? लूज स्मट का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? अस्टिलेगो टिटिकी, अस्टिलेगो न्यूडा भी आप कह सकते हैं, अस्टिलेगो न्यूडा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो इनका जो केस रहता है, जैसे दिस इज ए लूज स्मट, ये लूज स्मट का केस है, ऐसे ही लूज स्मट का केस है अस्टिलेगो एविनी, ये ओट के ऊपर अटैक करता है। इनके केस में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स रहती हैं। ध्यान से सुनना, मैं ये पॉइंट क्या कह रहा हूं। जैसे अस्टिलेगो न्यूडा है, अस्टिलेगो न्यूडा इज एग्जांपल ऑफ लूज स्मट। इसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स होंगी। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स का मतलब है कि इसकी फर्दर टाइप्स हैं। जैसे ध्यान से समझिए, पहले मैं पॉइंट लिखता हूं उसके बाद बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अस्टिलेगो, यू फॉर अस्टिलेगो, न्यूडा स्पीसीज का नाम है, ट्रिटिकी, ठीक है। इट इज इन्फेक्टिंग द वीट, वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर रही है। अस्टिलेगो न्यूडा होडेई, इट इज इन्फेक्टिंग द बार्ले। अभी इससे पहले जो मैंने नाम लिया था उसमें ये स्पीसीज का नाम था, अस्टिलेगो होडेई, विच इज ए कवर्ड स्मट। लेकिन यहां जो मैं बोल रहा हूं, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, अस्टिलेगो न्यूडा होडेई। ये जो तीसरा नाम ऐड हो रहा है ना बीच में, सब स्पीसीज के जगह पे जो तीसरा नाम ऐड हो रहा है, ये इसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन जो किसके बिहाफ पे हमने नाम दी है, ऑन द बिहाफ ऑफ होस्ट जिस पे अटैक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है अस्टिलेगो न्यूडा मेडिस। अस्टिलेगो न्यूडा मेडिस जो है, ये मेज पे अटैक करती है, मेज पे, कॉर्न स्मट, कॉमनली नोन एज कॉर्न स्मट, जो अभी हमने देखा था एग्जांपल। क्लियर? तो ये जो तीसरा नाम है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्या रहेगा कि अस्टिलेगो कौन सा डिसीज कॉज करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मट डिसीज, दैट्स इट। 90% केसेस में आपके पास यही क्वेश्चन आने वाला है। उसका ऊपर थोड़ा सा अगर एग्जामिनर उठता है तो वो स्पीसीज के नाम पे आ सकता है कि न्यूडा, या वो आपसे पूछ लेगा कि लूज स्मट का एग्जांपल बताओ, 4 एग्जांपल दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि कवर्ड स्मट का एग्जांपल कौन सा है। क्लियर? फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स के ऊपर आपका क्वेश्चन रेयर रहता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, लेट सपोज अगर आपके पास 3 नाम आ जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो तीसरा नाम है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन होती है, वो किसके बिहाफ पे उसने नाम दिया हुआ है, ऑन द बिहाफ ऑफ द होस्ट प्लांट विच इज बीइंग अटैक्ड। क्लियर? अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर 2 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज में 2 स्टेजेस रहती हैं। वन इज योर प्राइमरी माइसीलियम। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी माइसीलियम। अब आपको सबको ध्यान होगा कि बेसिडियोमाइसिटीज के केस में जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो क्या होता है? द प्राइमरी माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक। कैसा होता है? मोनोकैरियोटिक होता है एंड शॉर्ट लिव्ड रहता है। इट इज मोनोकैरियोटिक एंड शॉर्ट लिव्ड। कल ही हमने ये चीज पढ़ी थी। एंड व्हाट इज सेकेंडरी माइसीलियम? इट इज डाइकैरियोटिक। तो इसकी भी लाइफ साइकिल में क्या होगा, 2 पार्ट रहेंगे। द प्राइमरी स्टेज जिसमें प्राइमरी माइसीलियम रहती है, एंड द सेकेंडरी स्टेज जिसमें सेकेंडरी माइसीलियम रहती है। लेकिन विच वन इज लॉन्ग लिव्ड? द लॉन्ग लिव्ड इज सेकेंडरी माइसीलियम। द सेकेंडरी माइसीलियम, it is long lived. That's why it is the vegetative phase.
फीडिंग स्टेज हम कह सकते हैं। इट इज द वेजिटेटिव फेज, इट इज द डोमिनेंट फेज। ये डोमिनेंट बेसिडियोमाइसीट्स में हमने सब में ही पढ़ा कि डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, सेकेंडरी माइसीलियम का होता है। ठीक है, तो मैं लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइफ साइकिल को हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पैरासाइट है किसका, मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उस फ्लो चार्ट के साथ साथ हम पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम डायग्राम को देखेंगे। तो व्हाट इज द फीडिंग स्टेज, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, ये पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, लाइफ साइकिल में कहां से स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम द वेजिटेटिव फेज। एंड व्हाट इज द वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज इज द सेकेंडरी माइसीलियम, यहां से स्टार्ट करूंगा। तो ये जो वेजिटेटिव फेज है ये कहां प्रेजेंट है, ये कहां प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट inside the body of host, the body of host, ये host की body में present है। clear, it is extensively branched, extensively branched, बहुत सारा ब्रांच कंडीशन में होगा इन द होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू के अंदर इसके जो हाइफी हैं वो बहुत सारा ब्रांचिंग कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। दे आर अब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिशन, क्योंकि पैरासाइट है, absorbing the nutrition from the host, from host, किसकी हेल्प से, with the help of, कौन सी हाइफी होती है, नाम ध्यान आपको, that is known as hostorial hyphae। hostorial hyphae की हेल्प से हमने एल्बुगा कैंडिडा के केस में और फाइटोफथोरा के केस में हमने ये उसका डायग्राम भी पढ़ा था। hostorial hyphae क्या करती है, hostorial hyphae फ्रॉम द टिश्यू से अब्सॉर्ब कर रही होती है, क्या न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रही होती है। इस केस में जो इन्फेक्शन है, मींस बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन रहता है वो लोकल भी हो सकता है और वो सिस्टमेटिक भी हो सकता है। इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है, लोकल इन्फेक्शन का मतलब है कि बॉडी का एक पार्ट ही इन्फेक्टेड हुआ है, ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्फेक्टेड, कोई एक पार्ट बॉडी का इन्फेक्टेड रहा है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक, द कंप्लीट बॉडी इज इन्फेक्टेड, पूरी बॉडी में फैल गया है। इन्फेक्शन जो है ये ह्यूमंस के केस में भी यही टर्म यूज होती है। जो इन्फेक्शन है वो अगर पर्टिकुलर पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है तो इट इज लोकल, लेकिन अगर वो पूरी की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है दैट इज सिस्टमेटिक। तो इस केस में दोनों ही रह सकते हैं, इस केस में क्या है, दोनों ही रह सकते हैं। तो इन्फेक्शन क्या होगा, इन्फेक्शन के टाइम पे जो माइसीलियम है हाइफी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है ना। जब होस्ट प्लांट की फ्लावरिंग का टाइम आएगा, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, जब होस्ट प्लांट की फ्लावरिंग का टाइम आएगा तब हाइफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। ड्यूरिंग द फ्लावरिंग द माइसीलियम will become more active। फ्लावरिंग के टाइम पे माइसीलियम जो है वो क्या करेगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। इट विल इन्फेक्ट द स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस, स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस। अब मैं यहाँ पे स्पाइकलेट को तो डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, व्हाट इज स्पाइकलेट इनफ्लोरेसेंस। जो आप देखते हैं फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस टर्म में आपने डिफरेंस अगर आपको पता हो, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कई बार तो फ्लावर इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है, एक फ्लावर प्रेजेंट है, लेकिन इफ देयर आर मेनी फ्लावर देन द कंप्लीट एग्रीगेट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। क्लियर, उस पूरे एग्रीगेट को क्या बोला जाता है, स्पेशली जब फ्लावर्स का साइज छोटा होता है तो बहुत सारे फ्लावर्स एक कॉमन स्टॉक पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, इट इज द एग्रीगेट ऑफ फ्लावर्स। ये वो स्टॉक होती है जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये एक फ्लावर नहीं होता है, जो ग्रासेस होते हैं इनके केस में एक फ्लावर नहीं होता है, दिस इज एक्चुअली द इनफ्लोरेसेंस। ये आपका क्या होता है, एक्चुअली इनफ्लोरेसेंस होता है। एंड इन्फ्लोरेसेंस के हम मॉर्फोलॉजी में टाइप्स पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस जो इनमें मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा, यहाँ लिखा कि जो फ्लावरिंग के टाइम पे क्या होगा, जो आपका माइसीलियम है दैट विल इन्फेक्ट द स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, वो क्या कर देगा, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस को इन्फेक्ट करेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, माइसीलियम will form aggregate in the young ovaries। फ्लावर के अंदर जो ओवरीज का पार्ट रहता है, इट विल फॉर्म
द एग्रीगेट, एग्रीगेट बना लेगा इन द यंग ओवरीज। क्लियर? दिस डेंस हाइफी या ये जो डेंस माइसीलियम है, दिस इज नोन एज स्पोरोजिनस हाइफी। इसको क्या बोला जाएगा? स्पोरोजिनस हाइफी। क्लियर? क्या किया? हाइफी विल एग्रीगेट इनसाइड द ओवरी। अब ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगी, दिस इज द पिस्टल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, दैट इज नोन एज पिस्टल। पिस्टल बोला जाता है। एंड पिस्टल के 3 पार्ट रहते हैं। व्हाट आर द 3 पार्ट्स? द बेसल स्वॉलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। जो बेसल स्वॉलन पार्ट है, दिस इज नोन एज ओवरी। दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल and this part is known as stigma. So what will happen? The mycelium will form a aggregate inside the ovary of the plant. अब इसको स्पोरोजेनस हाइफी क्यों कह रहे हो आप? स्पोरोजेनस हाइफी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। इट विल गिव राइज टू द स्पोर। और कौन से स्पोर बनेंगे? इट विल गिव राइज टू क्लेमाइडोस्पोर, थिक वॉल स्पोर बनाएगा, दैट इज नोन एज क्लेमाइडोस्पोर। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। हम कहां से कहानी स्टार्ट करके लाए थे? फ्रॉम द सेकेंडरी माइसीलियम। अगर आपको ध्यान हो, हमने सेकेंडरी माइसीलियम से कहानी स्टार्ट की थी। और सेकेंडरी माइसीलियम क्या रहती है? डाइकैरोटिक। सेकेंडरी माइसीलियम कैसी रहती है? डाइकैरोटिक रहती है। इट मींस जब ये माइसीलियम स्पोर बनाएगी, जो फाइनली कौन सा बनाया? क्लेमाइडोस्पोर बनाया, इट विल बी डाइन्यूक्लिएटेड। ये भी कैसा रहेगा? डाइन्यूक्लिएटेड रहेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इट इज ऑल्सो नोन एज टीलियोस्पोर भी बोल दिया जाता है इसको, या टिल्यूटोस्पोर भी बोल दिया जाता है, टिल्यूटोस्पोर, या स्मट स्पोर, क्योंकि जो अपीयरेंस आ रहा था उसी की वजह से आ रहा था, स्मट स्पोर, या ऑल्सो नोन एज ब्रांड स्पोर्स। इनको ब्रांड स्पोर्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है? तो क्या हुआ? क्लेमाइडोस्पोर जो कि एक थिक वॉल स्पोर है, इट इज डाइन्यूक्लिएटेड and is also known as teliospore or telutospore or smut spore or brand spore. Clear? These spores, ये spores क्या करेंगे? These spores will form a mass. Will form a mass. जो हम इसकी बात कर रहे थे ना, इसकी शुरू में जो इसकी हम बात कर रहे थे, this one, ये देखिए आप, ये जो शुरू में हमने डायग्राम देखा था, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? ये जो हम बात कर रहे थे, यहां ये जो मास है, ये किसका मास है? ये क्लेमाइडोस्पोर का मास है। क्लेमाइडोस्पोर, या जिसको हम क्या बोल रहे थे? स्मट स्पोर। स्मट स्पोर भी बोलते हैं इसको। ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। लुक एट दिस, ये क्लेमाइडोस्पोर्स की स्ट्रक्चर्स हैं। एंड इनकी स्मूथ सरफेस भी हो सकती है। इट वेरी विद स्मूथ सरफेस एंड विद द रफ सरफेस। ये वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं, मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज ये क्या करेगा? वेरी करेगा। सरफेस कैन बी स्मूथ, सरफेस कैन बी रफ। ठीक है? दे कैन फॉर्म ए मास, स्पोर मास बना सकते हैं। एंड द स्मट बॉल्स, जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं, दोज आर नोन एज सोरस। उनको सोरस बोला जाता है। द स्मट बॉल्स या स्मट मासेस, उनको सोरस बोला जाता है। ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है? प्लीज बोलिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया यहां तक? कहां से स्टार्ट हुआ है? मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। सिंपल है, बॉडी में इन्फेक्शन था, और फ्लावरिंग के टाइम पे क्या हुआ कि जो आपकी हाइफी है वो किसको इन्फेक्ट कर देगी? ओवरीज को इन्फेक्ट कर देगी, और वहां पे स्पोरोजेनस हाइफी बनाएगी। एंड दी स्पोरोजेनस हाइफी विल गिव राइज टू द थिक वॉल्ड स्पोर नोन एज क्लेमाइडोस्पोर। एंड द मास ऑफ दीस स्पोर्स इज नोन एज सोरस। उसको सोरस बोला जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ये जो स्पोर्स रहते हैं, दे आर नाउ रेडी। टिल्यूटोस्पोर, जिनकी हम बात कर रहे हैं, टिल्यूटोस्पोर, ये कैसे हैं? इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट, बेटा आपको मैंने उस टाइम भी बताया था। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक, पहले तो ये समझिए इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। देखिए,
जैसे रोज का देखा आपने, मैरीगोल्ड के केस में देखा है, इनके केस में आपने देखा होगा कि जो फ्लावर रहता है उस इंडिविजुअल रहता है, फ्लावर एक्सिस के ऊपर अगर एक ही फ्लावर प्रेजेंट है, दैट इज द केस ऑफ सोलिटरी केस बोला जाता है उसको, कि जो फ्लावर एक्सिस है उसके ऊपर एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। लेकिन लेट सपोज अगर फ्लावर एक्सिस के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, तब उसको इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। पॉइंट समझ में आया? अभी के लिए डेफिनेशन इतनी ध्यान रखो कि अगर आपकी फ्लोरल एक्सिस का मतलब जिसके ऊपर फ्लावर का ओरिजिन हुआ है, बर्थ हुआ है, अगर फ्लोरल एक्सिस के ऊपर एक ही फ्लावर है तो उसको सोलिटरी कंडीशन बोला जाता है। लेकिन when there are present mass of flowers, there are present a number of flowers on the axis, this condition is known as inflorescence, and there are different types of inflorescence. inflorescence के अलग अलग टाइप्स रहती हैं, उनमें से एक टाइप है स्पाइकलेट। अभी बहुत से टाइप की हैं, रेसिमोस, साइमोस, वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, वो हमारा मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। नीचे से स्पोर्स जो बन रहे हैं वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं, दैट विल ब्रस्ट द एपिडर्मिस, ये उस पर डिपेंड करता है। स्पोर्स जो नीचे से बनते जा रहे हैं, they will exert a pressure on the surface and finally the membrane will burst. Look at this. अब इस केस में क्या हुआ कि इस केस में उतना प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता, कुछ मेम्ब्रेन भी थोड़ी थिक रहती है, और इस केस में आप देख रहे हैं। अब ये तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए बेटा, जो आपकी फ्लावरिंग रहती है, क्योंकि सारी फंजाई जो होती है उनको वार्म कंडीशन चाहिए होती है, कोई इनके लिए स्पेशल नहीं है। आप देखिए वीट की क्रॉपिंग कब की जाती है और कब उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, फ्लावरिंग उनमें कब होती है। हाँ बिल्कुल, ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है ये। इनकी ब्रांड मतलब जो नाम इनको हम दे रहे हैं ना, जो इनका नाम इनको मिला हुआ है, ब्रांड नेम जो इनको मिला हुआ है, इस स्पोर के मतलब आप स्मट किस बेसिस पे बोल रहे हो, इस स्पोर बेसिस पे बोल रहे हो उसको, इसकी जो ब्रांडिंग का स्पोर है वो यही स्पोर है। सप्रोफिटिक फंजाई का अदर मोड क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक तो हो नहीं सकता, सप्रोफिटिक मोड होगा। व्हाट हैपेंस इन द फ्लावर्स ऑफ डिस्पर्स कर दिए जाएंगे, जैसे ही फ्लावर ओपन होगा और मेम्ब्रेन बस्ट होगी, स्पोर्स को डिस्पर्स कर दिया जाएगा। स्पेशल कंडीशन में स्पेशल होस्ट होता है बेटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पैरासाइट की अपनी कंडीशंस नहीं होती हैं, क्योंकि पैरासाइट जो होता है वो होस्ट पे डिपेंड करता है। तो आप पैरासाइट की कंडीशंस मत बोलिए, आप होस्ट की कंडीशंस बोलिए। इट मींस, इसको ऐसे समझिए, जब जब पॉपुलेशन, लेट सपोज जैसे हम एक बात करते हैं कोरोना वायरस के केस में, आपको ध्यान है हम मर्स की बात की थी जब हमने, मिडिल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, उस केस में एक पॉइंट मैंने बताया था कि उनके टाइम पे ये चीज देखी गई कि जो कैमल की बर्थिंग के साथ, जिस टाइम पे उनका बर्थ रेट ज्यादा था, उस टाइम पे प्रॉब्लम ज्यादा फैली थी। ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड रहती हैं। पैरासाइट के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? जो कंडीशंस उसके होस्ट के लिए फेवरेबल है, क्योंकि पैरासाइट के लिए फेवरेबल क्या है? उसका होस्ट। पॉइंट समझ में आया? तो पैरासाइट के लिए फेवरेबल क्या होगा? उसका होस्ट होगा। तो पैरासाइट की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? जो होस्ट की फेवरेबल कंडीशन होगी। वही एग्जांपल, मर्स वाला एग्जांपल जो हमने दिया। दिस टेक्स प्लेस इन सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग और फर्स्ट फ्लावरिंग। ये क्या लिखा है बेटा आपने? ये एनुअल प्लांट है बेटा, इनमें बार बार फ्लावरिंग नहीं होती है। दीज आर एनुअल प्लांट्स। सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग, जो नेक्स्ट फ्लावरिंग होगी, दीज आर एनुअल प्लांट्स। जिसकी आप बात कर रहे हो वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। दोज आर पेरिनियल प्लांट्स। क्लियर है सबको? सो अब क्या हुआ, स्पोर्स बन गए हैं, स्मट बॉल्स बन गई हैं, दे आर नाउ रेडी
दे आर नाउ रेडी टू डिस्पर्स। उनको डिस्पर्सल के लिए अब वो रेडी हैं, डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और डिस्पर्सल के बाद ये वाइबल रहते हैं। वाइबल मींस दे कैन एबल टू जर्मिनेट, वाइबल अप टू 5 to 6 months, क्योंकि थिक वॉल स्पोर है। सो दे आर वाइबल अप टू 5 to 6 month। नाउ दे आर एबल टू डिस्पर्स। अब यहां डिफरेंस होता है क्या, जैसे इस केस में होगा ये कि जो लूज स्मट रहेगा, लूज स्मट के केस में उसमें तो क्या होगा, मेम्ब्रेन ब्रस्ट कर जाएगी, मेम्ब्रेन जो है दैट विल ब्रस्ट इन केस ऑफ लूज स्मट। लेकिन इन केस ऑफ कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट के केस में क्या होगा, उसके केस में द स्पोर रिमेन इनसाइड। जैसा कि हमने अभी बात की थी, वो टाइप पे डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन लूज स्मट के केस में क्या होगा, अभी फ्लावरिंग के साथ मेम्ब्रेन बस्ट कर जाएगी, स्पोर्स क्या कर दिए जाएंगे, डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। लेकिन कवर्ड स्मट के केस में क्या होगा, जो स्पोर्स हैं वो थ्रेशिंग तक वेट करेंगे। ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूडा ट्रिटिकी, अस्सीलेगो न्यूडा ट्रिटिकी, इस केस में क्या होता है, सून आफ्टर डिस्पर्सल, सून आफ्टर dispersal the spores are ready, spores are ready to infect a new plant, to infect a new plant। जैसे ही उनको डिस्पर्स किया, वो क्या करेंगे, एक नए प्लांट पे जाएंगे, इन्फेक्शन करेंगे और बॉडी के ऊपर मतलब दोबारा ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन कोज कर देंगे। लेकिन इन अदर केसेस फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ होडेई, in case of Hodei, they remain in rest period। ये किस में रहेंगे, रेस्ट पीरियड में रहेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस। वो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में इफेक्ट करेंगे, दे विल इन्फेक्ट इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जब दोबारा प्लांटिंग होगी, जब दोबारा ये क्रॉप्स आएंगी, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। टीटीके के केस में क्या हो रहा है, टीटीके के केस में जो आपका स्पोर डिस्पर्स हुआ, वो जैसे ही किसी नए प्लांट पे लैंड करेगा, दैट विल अगेन इन्फेक्ट द बॉडी। लेकिन इन केस ऑफ होडी, व्हाट विल हैपन, द स्पोर विल एंटर द रेस्ट पीरियड and will wait for the favorable condition। लेकिन in both the cases on the host body, जैसे ही किसी नए होस्ट पे पहुंचेंगे, चाहे वो उसी सीजन में जाए, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे वो उसी सीजन में होस्ट की बॉडी पे गया, चाहे वो नेक्स्ट सीजन में होस्ट की बॉडी पे गया, अब होगा क्या, ऑन द होस्ट बॉडी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन कैरियोगेमी विल अकर, कैरियोगेमी विल अकर। व्हाट इज दिस केस, ये कैसा स्पोर था, ये बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर था, क्लेमाइडो स्पोर था, ये कैसा था, बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर था। अब कैरियोगेमी हुई मींस दोनों न्यूक्लियस क्या कर देंगे, दे विल फ्यूज। इन दिस केस, क्योंकि एक और पॉइंट यहाँ पे छोटा सा रह गया, व्हाट इज द केस, कि जो स्पोर रहता है इट इज बाइन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर रहता है, और इसके चारों तरफ जो रहती है दो टाइप की कवरिंग रहती है। द आउटर वन इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर वन इज नोन एज एंटाइन। दो टाइप की कवरिंग रहती है, द आउटर वन इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर वन इज नोन एज एंटाइन। नाउ व्हाट विल हैपन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन कैरियोगेमी विल अकर, द एक्साइन विल ब्रस्ट, एक्साइन क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी, एंड एंटाइन comes out in form of, एक्साइन बाहर आएगी in form of germ tube, germ tube की फॉर्म में बाहर आएगी, या उसे प्रोमाइसीलियम भी बोल दिया जाता है, प्रोमाइसीलियम। पहले इन पॉइंट्स को लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। द एक्साइन विल ब्रस्ट and then time will comes out in the form of a tube that is known as promycelium or germ tube। At this stage, now the meiosis will occur। अब meiosis होगी, meiosis से क्या बनेंगे, it will give rise to 4 basidiospores, it will give rise to 4 basidiospores। पहले लिख रहा हूं मैं, फिर बाद में समझाऊंगा।
इन बेसिडियोस्पोर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्पर्स कर दिया जाएगा. These बेसिडियोस्पोर germinate and it will give rise to primary mycelium. पहले मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. इट विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू प्राइमरी माइसीलियम. लेकिन प्राइमरी माइसीलियम कैसी होती है? इट इज शॉर्ट लिव्ड. प्राइमरी माइसीलियम क्या रहेगी? शॉर्ट लिव रहेगी. इट विल अंडरगो डाइकैरियोटाइजेशन. और डाइकैरियोटाइजेशन के जो मेथड्स रहते हैं, ये जो डाइकैरियोटाइजेशन है, ये मेथड आइदर विद द हेल्प ऑफ सोमेटोगेमी, या तो फिर सोमेटोगेमी हो जाएगी, या फिर कॉन्जुगेशन हो जाएगी. किस केस में? बेसिडियोस्पोर के केस में. कॉन्जुगेशन इन बेसिडियोस्पोर. क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूं, प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड है. इट विल अंडरगो डाइकैरियोटाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सोमेटोगेमी, या फिर क्या होगा, कंजुगेशन. बेसिडियोस्पोर से ही प्राइमरी माइसीलियम नहीं बनी, बेसिडियोस्पोर ही क्या करेगा, कंजुगेशन कर जाएगा, और secondary it will give rise to the secondary mycelium. It will give rise to secondary mycelium. Clear? Now अब देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. अब साइकिल को एक बार रिपीट करते हैं. हम यहां तक आ गए थे कि स्पोर को रिलीज कर दिया गया. स्पोर को रिलीज करने के बाद हुआ ये कि स्पोर होस्ट की बॉडी के ऊपर जाके जर्मिनेट करेगा. जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होगी? कैरियोगेमी होगी. कैरियोगेमी के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा एंड द स्पोर विल जर्मिनेट. a tube will come outside that is known as promycelium. inside the promycelium meiosis will occur and give rise to 4 basidiospore. अब यहां से क्या होता है, 4 basidiospore जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू प्राइमरी माइसीलियम. और डायरेक्टली क्या हो सकता है, ये जो मैंने केस लिखवाया, डायरेक्टली ये हो सकता है कि इस केस में आपके बेसिडियोस्पोर ही क्या कर जाएंगे, कंजुगेशन कर जाएंगे. अब यहाँ पे एक और चीज भी ध्यान रखिएगा कि बेसिडियोस्पोर ऑल्सो रेप्लिकेट बाय बडिंग. बेसिडियोस्पोर जो हैं वो बडिंग से रेप्लिकेट भी कर सकते हैं इस केस में. ठीक है, तो अब मैं साइकिल पे आ रहा हूँ. सोमेटोगेमी हुई, सेकेंडरी माइसीलियम बन गई, और सेकेंडरी माइसीलियम से ही हमने कहानी स्टार्ट की थी. नाउ लुक एट दिस. साइकिल को देखिए अब ध्यान से. यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज द ग्रोइंग प्लांट. उसकी बॉडी में आपको देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? सेकेंडरी माइसीलियम. सेकेंडरी माइसीलियम है. उसकी बॉडी के अंदर व्हाट इज दिस? दिस इज द होस्टोरियल हाइफी. होस्टोरिया जो सेल से अब्सॉर्ब कर रही है न्यूट्रिशन, पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है. वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा जब फ्लावरिंग होगी, क्योंकि अभी तो ये ग्रोइंग था प्लांट. लेकिन जिस टाइम पे फ्लावरिंग होगी, इट विल एंटर द ओवरी, and then the ovary, inside the ovary it will give rise to the special spore that is known as chlamydospore, या इसको टीलियोस्पोर भी बोल दिया जाता है, या उसको टिल्यूटोस्पोर भी बोल दिया जाता है, या उसको स्मट स्पोर भी बोल दिया जाता है, ब्रांड स्पोर भी बोल दिया जाता है, कुछ भी केस आप लगा सकते हैं. दिस इज टीलियोस्पोर. थिक वॉल स्पोर रहता है वो. क्लियर? इट विल आइदर एंड द रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड पे एंटर करेगा, और जब किसी होस्ट के ऊपर पहुंचेगा, इट विल अंडरगो कैरियोगेमी. कैरियोगेमी होगी एंड देन मियोसिस होगी एंड will give rise to the 4 haploid nuclei. 4 haploid nuclei बने. Now it will germinate and give rise to promycelium. Inside the promycelium, it will give rise to basidiospore. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो basidia है, it is septate. जो हमने heterobasidium का केस अभी पढ़ा था, basidia जो है वो septate है, and it will give rise to the spore known as basidiospores. ये आपके क्या है? बेसिडियोस्पोर्स हैं. दे कैन ग्रो बाय बडिंग. बडिंग से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, ये, और उनके बीच में कंजुगेशन हो सकती है, या फिर डायरेक्टली दे विल जर्मिनेट. बेसिडियोस्पोर विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू प्राइमरी माइसीलियम. इट विल गिव राइज टू प्राइमरी माइसीलियम एंड दैट विल अंडरगो सोमेटोगेमी एंड गिव राइज टू secondary mycelium. This is secondary mycelium, which will again infect the body of the host. So with this the life cycle completes. इसके साथ ही क्या होगी? लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर? तो इसमें देखिए कोई डाउट है किसी को? इन केस ऑफ स्मट, एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, जेसी लूथरा. क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, क्योंकि ये बहुत सीरियस पेस्ट है
जेसी लूथरा, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है, जिसने स्मट कंट्रोल करने के लिए काफी मेथड्स। लाइफ साइकिल को देखिए एक बार, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार लाइफ साइकिल को दोबारा देखिए ध्यान से। एक बार आप कर दूं इसको मैं। So look at this, यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपका प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट, जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, इसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसकी बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगी? सेकेंडरी माइसीलियम मिलेगी। इट इज अ फीडिंग स्टेज। अभी हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट कहां से की थी? ये देखो, हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट कहां से की थी? हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी फ्रॉम द दिस वन, वेस्टिडी फेज, दैट इज द सेकेंडरी माइसीलियम। हमने यहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंडरी माइसीलियम, देख रहे हैं आप, सेकेंडरी माइसीलियम, दो न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लावरिंग द माइसीलियम विल गेट एग्रीगेट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा? माइसीलियम एग्रीगेट कर जाएगा, एंड इट विल गिव राइज टू द स्पोर which is known as your teliospore, thick walled spore, chlamydospore known as teliospore। ये बाइन्यूक्लिएटेड होता है, यहां पे शो नहीं किया गया, बाइन्यूक्लिएटेड होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इट विल अंडरगो कैरियोगेमी, जर्मिनेशन के टाइम पे कैरियोगेमी होगी, देन फाइनली म्यूसिस, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई विल एंटर द प्रोमाइसीलियम व्हिच इज, क्योंकि एक्साइन, व्हाट इज एक्साइन? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आउटर कवरिंग ऑफ द टीलियोस्पोर इज नोन एज एक्साइन। टीलियोस्पोर के बाहर की जो कवरिंग रहती है दैट इज नोन एज एक्साइन, और अंदर की जो कवरिंग रहती है दैट इज नोन एज एंटाइन, उसको एंटाइन बोला जाता है। तो अंदर की तरफ जो ये पोलन ग्रेन के केस में भी ऐसे रहता है, सेम इज द केस ऑफ पोलन ग्रेन, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है दैट इज एक्साइन, ठीक है। सो द एक्साइन विल burst and entine will come outside in the form of a jump tube known as promycelium. All the 4 nuclei will enter. Now it will become septate, ये सेपरेट हो जाएगी, एंड विल गिव राइज टू द बेसिडियोस्पोर, हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनेंगे। दीज बेसिडियोस्पोर कैन इंक्रीज देयर नंबर बाय बडिंग, बडिंग से अपना नंबर बढ़ाएंगे वो, एंड फाइनली दे विल कंजुगेट एंड गिव राइज टू द सेकेंडरी माइसीलियम व्हिच विल अगेन एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर पक्सीनिया। ये पक्सीनिया की लाइफ साइकिल थी। प्रोमाइसीलियम ही तो बेसिडियोस्पोर को बना रही है। प्रोमाइसीलियम जो है इट इज गिविंग राइज टू बेसिडियोस्पोर, ऑल्दो न्यूडा ट्रिटी के केस में क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम डायरेक्टली जर्म माइसीलियम फ्रॉम जर्म माइसीलियम बन जाता है। लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, प्रोमाइसीलियम, दिस स्ट्रक्चर इज प्रोमाइसीलियम, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज प्रोमाइसीलियम, बिल्कुल से जर्म ट्यूब, यही तो बेसिडिया इनिशियल है। सोरास्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, पक्सीनिया इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद पक्सीनिया। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल 2 दिन में कंप्लीट होगी हमारी, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उस ये पहले क्यों करवाई है? क्योंकि ये सिंपल लाइफ साइकिल है, और आपके पास क्वेश्चन किस, अच्छा क्वेश्चन समझो इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, क्वेश्चन क्या आएंगे पक्सीनिया को रिलेटेड? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पहला तो ये कि स्मट को लेके कि अस्टिलेगो कौन सा डिसीज कॉज करता है, पहला तो ये क्वेश्चन, कि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं उन पॉइंट्स को एक बार। आपके पास क्वेश्चन जो रहेंगे उनको मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहला कि स्मट फंजाई किसका नाम है? अस्टिलेगो का, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, स्मट दरअसल में ब्लैक कलर के स्पोर होते हैं, और स्मट होते क्या है, वो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इडेसोटोसिस, जैसा पक्सीनिया के केस में हम पढ़ेंगे, पक्सीनिया के केस में 2 होस्ट रहते हैं, सभी स्पीसीज में नहीं, लेकिन जो हम स्पीसीज पढ़ने वाले हैं वो इंडियन नहीं है, उसके केस में 2 होस्ट रहते हैं, बर्बेरिस प्लांट भी रहता है, इडेसोटोसिस, ये डिफरेंस है पक्सीनिया। फिर लूज स्मट के एग्जांपल पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लूज स्मट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट के इनके एग्जांपल पे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि इन्फेक्शन कौन सी स्टेज पे हो रहा है, पहली बात तो
इन्फेक्शन जो है वो कौन सी स्टेज पे हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो रह सकता है इसके ऊपर ये स्पोर, इसके नाम अलग अलग नाम जो रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन रह सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज डाइन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर के केस में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोगेमी कब हो रही है, कब कैरियोगेमी हो रही है, और इसके ऊपर जब टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट करता है दैट विल गिव राइज टू प्रोमाइसिलियम, वो प्रोमाइसिलियम बनाएगा, दैट विल गिव राइज टू प्रोमाइसिलियम, फाइनली कंजुगेशन, ये सब चीज। ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, जेसी लूथरा, जिसने कंट्रोल के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन रह सकते हैं। इन्फेक्शन कौन सी स्टेज पे हो रहा है, बेसिडियोस्पोर, मतलब नेक्स्ट बॉडी में एंटर कौन कर रहा है, नेक्स्ट बॉडी के केस में जब एंट्री हो रही है तो बेसिडियोस्पोर से ही जर्मिनेशन होके इन्फेक्शन हो रहा है। डिस्पर्सल किसका हुआ, डिस्पर्सल हुआ टीलियोस्पोर का। इन्फेक्शन किसने किया, इन्फेक्शन किया बेसिडियोस्पोर ने, इन्फेक्शन बेसिडियोस्पोर ने किया। ये क्वेश्चन आपके पास रह सकते हैं। अब ये जो बताए बेटा आपको अभी, अब क्या है कि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए इसको समझना जरूरी था। मतलब आप ऐसे समझिए कि पक्सीनिया के ये जो हमने आज लाइफ साइकिल पढ़ी है, ऐसे ऐसे 4 और 5 फेज उसकी एक लाइफ साइकिल में चलते हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है ना, ये ऐसे ऐसे 5 फेज उसकी लाइफ साइकिल में चलते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते होते हैं, और क्योंकि हमारी स्टेपल क्रॉप है ये, तो उसके ऊपर इन्फेक्शन इसका सबसे ज्यादा रहता है। वर्ल्ड टेल्यूटोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर बेटा जैसा मैंने कहा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ये जो है ये आपकी अनफेवरेबल, क्योंकि एनुअल प्लांट है ये आपके क्या है, एनुअल प्लांट है। और एनुअल प्लांट का मतलब क्या होता है, जो एक ही सीजन में ग्रो करते हैं। और जब वो एक ही कंडीशन में ग्रो करते हैं तो उस केस में क्या होगा, मतलब एक ही सीजन में ग्रो करते हैं तो नेक्स्ट सीजन, इसका मतलब उनके लिए क्या है, नेक्स्ट सीजन उनके लिए अनफेवरेबल है। तो जो पैरासाइट है उसको थिक वॉल स्पोर बनाना पड़ता है, दैट्स व्हाई इनको रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ आपने, हाउ सेकेंडरी मैसेज रीच होस्ट प्लांट, इट विल एंटर द बॉडी, क्योंकि उसकी सरफेस पे तो वो पहुंचेगा ना आपका, उसकी सरफेस पे जो पहुंचेगा वो तो बेसिडियोस्पोर पहुंचेगा, और बेसिडियोस्पोर जो है दैट विल जर्मिनेट एंड विल एंटर द बॉडी ऑफ, वो बेसिडियोस्पोर की हेल्प से पहुंचेगा। लाइफ साइकिल क्वेश्चन क्लियर है बेटा। उसके बाद की स्टेज है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्रोमेसिडियम बेटा बेसिडियम उसके बाद की स्टेज है। जब पैरासाइट अवेलेबल नहीं है उस केस में कोई भी फंजाई जो होगी वो कब मतलब मेच्योर हो जाती है, सॉरी सेप्रोफिटिक मोड में कब जाएगी, जब आपका होस्ट अवेलेबल नहीं है। ऑब्लिगेट होना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर आप मान लो ऑब्लिगेटरी हो तो आपका होस्ट गया तो आप भी गए, समझ रहे हो। ऑब्लिगेट पैरासाइट होना ये एक डिसएडवांटेज चीज है, क्योंकि अगर आपका होस्ट उड़ गया तो आप भी गए, इसलिए आप ऑब्लिगेटरी ना रहे। अगर आपका होस्ट नहीं है तो आप फिर सेप्रोफिटिक मोड में आ जाओ, डिकेइंग ऑर्गेनिक, एटलीस्ट आपका सर्वाइवल तो बचा रहेगा। और एप्लीकेशन इज पॉसिबल इन बेसिडियोस्पोर बाय बडिंग, लुक एट दिस स्टेज, सिंगल सेल स्ट्रक्चर तो है बेटा, वो जो बेसिडियोस्पोर है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर तो है, इट कैन रेप्लिकेट, और रेप्लिकेट में भी बडिंग हो रही है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है इसमें। एक्साइन इंटाइन बिल्कुल क्लियर है। बेटा टेल्यूटोस्पोर थिक वॉल होगा, अगर आपने बेसिडियोस्पोर डायरेक्टली बना दिया तो अनफेवरेबल कंडीशन को पास कैसे करेगा। आप इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं। पैरासाइट अटैक किस पे कर रहा है, वीट पे, लेट सपोज वीट पे अटैक कर रहा है,
या किसी भी सीरियल पे अटैक कर रहा है। सीरियल क्या होते हैं? एनुअल क्रॉप्स होती हैं। एनुअल क्रॉप्स क्या होती हैं? एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? जिनके लिए एक सीजन ग्रोइंग होता है, मतलब वो एक ही सीजन ग्रोइंग सीजन के लिए सर्वाइव करती हैं। अब अगला सीजन अनफेवरेबल है, अगर आपने बेसिडियोस्पोर बना दिया तो अनफेवरेबल सीजन को बेसिडियोस्पोर क्रॉस कैसे करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करने के लिए तो आपको वो चाहिए ना, थिक वॉल स्पोर। तो आप बेसिडियोस्पोर कैसे बनाएंगे बताइए? कुछ टर्म्स हम डिफरेंशिएट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अलग 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 कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे जो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म है, ये एनिमल्स के लिए यूज की जाती है, और मोनोशियस और डाइशियस जो टर्म है, ये प्लांट्स के लिए यूज की जाती है। हालांकि दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मोनोशियस का मतलब होता है कि there are present both the types of gametic organ, that is male and female, are present in single body. And bisexual का मतलब क्या होता है? Same thing, the both the types of sex organs are present in the same body. तो हम टर्म्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के बिहाफ पे सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है बेटा? कल हम पक्सीना के साथ स्टार्ट करेंगे। इस लाइफ साइकिल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और पक्सीना की लाइफ साइकिल के लिए जरूरी है, क्योंकि हम रिलेट करते रहेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में छोड़ दीजिएगा उस साइट को। और जो डायग्राम है इस लाइफ साइकिल के, आई विल पोस्ट दोस डायग्राम ऑन द ग्रुप। और कोई डाउट हो तो ध्यान रखिए अपना। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जरा बड़े टॉपिक भी नहीं है तो। और बहुत अच्छा हो गया टाइम मिल गया, नहीं तो ये इसके साथ ही हमें पक्सीना को कवर करना पड़ता। पहले मैं सोच रहा था उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके दूं, लेकिन ये क्या है कि मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लाइव रहना जरूरी रहता है। तो ये टॉपिक क्लियर है बेटा सबको? अस्थिलेगो वाला टॉपिक सबको क्लियर है? ठीक है, मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द पक्सीनिया। इतनी मेहनत क्यों करते हो तुम? ये मेन स्क्रीन पे नहीं चलता।